चलो स्टार्ट। भैया हम लोग जो भी नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये मैंने रैंडमली नहीं उठाया, सोच समझ के उठाया। ये सब चैप्टर्स में बच्चे इग्नोर करते हैं, पढ़ते नहीं है। ये सब बड़े चैप्टर्स हैं, ये ऑडिटर अकाउंट्स ऑडिटर्स, है ना। तो इसको अपने को अच्छे से पढ़ना। चैप्टर का नाम पढ़ेंगे अपन पहले, उसके बाद ही अपन चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपके चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। पहला तो है अकाउंट्स के भाई, बहुत सारे अकाउंट्स पढ़ने वाले हम लोग। कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं जो कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है, डे टू डे में भी, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, है ना। और कौन कौन सी कंपनियों पे ये एप्लीकेबल होने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या बेटर जम सकता है अपने को पढ़ते हुए। तो पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ों के बेसिक फंडे बता दूँ, इसमें से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार के अकाउंट्स कंपनी मेंटेन करती है, बराबर है ना। जो साल के अंत में आप फाइल करते हैं ना, साल के अंत में फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपका ट्रेडिंग, आपका P&L, आपकी एसेट एंड लाइबिलिटी बैलेंस शीट, वो सब इसका हिस्सा होते हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप जो रोज़मर्रा में अपनी बुक्स और पेपर्स मेंटेन करते हैं, जैसे कि कैश वाउचर्स, ये रोज़मर्रा की, है ना, है ना। रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स जो आपकी होती हैं, जो आपको मेंटेन करना है, या क्वार्टरली कोई चीज़ मेंटेन कर लिया है, या हाफ ईयरली कोई बुक्स मेंटेन कर ली है। और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आप डेली मेंटेन करते हैं, किस चीज़ के लिए, क्या देखने के लिए, आपका कैश फ्लो, है ना। जो आवन जावन पैसा जा रहा है आपका इनफ्लो और आउटफ्लो के रूप में। अब दो तरीके से मेंटेन करते हैं इसको आप, या तो सिंगल एंट्री के रूप में पढ़े हो ना आपने, या फिर डबल एंट्री के रूप में। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज ऑल अबाउट योर डेली ट्रांजेक्शंस, the inflow of cash and the outflow of cash. Relevant books and papers like the quarterly books, the half yearly books and papers, your cash vouchers, है ना, your other statements that shows that आपने इतना पैसा कमाया और इतना खर्चा किया है, ये सब चीज़ें हैं। एंड your financial statements that shows your trading, your P&L, your account balance sheets, your assets and liabilities। ये हमको पढ़ना है सेक्शन 120 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर ट्रिब्यूनल्स के बारे में कि अगर किसी ने गलत तरीके से इन स्टेटमेंट्स को और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गलत तरीके से अगर फाइल किया तो क्या करेंगे। तो ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट का क्या रोल आ जाता है, पहले आप यहाँ लिख लेना थोड़ा सा, कि जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो सिंपल सा लॉजिक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या शो करता है आपका, इट शोज योर डेली ट्रांजेक्शन, है ना, योर कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, और एंड बोलेंगे, एंड आउट, बराबर है ना। अब किस फॉर्म में मेंटेन करते हो वो आपका लुकआउट है। इट मे बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एंट्री और डबल एंट्री, वो डिपेंड करता है ना आप किस प्रकार के बिजनेसमैन हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन regarding assets, liabilities, P&L, है ना, your trading at the end of the and file to the ROC or other relevant authorities end of the financial year, साल के अंत में आपको इसको फाइल करना पड़ता है। तो आप ये जो मेंटेन करते हो इसी के थ्रू तो ये सब बनते हैं बाद में आपको, ठीक है ना। ये जो आप रोजमर्रा में अपने छोटे छोटे से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हो ना, उसी से तो आप बनाते हो अपनी फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स एंड आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो डेफिनेटली ये काम कौन करता है, मैं कंपनियों की बात कर रहा हूँ तो कंपनियों के हिसाब से पढ़ाऊंगा ना, ऑडिटर, बराबर कि नहीं बराबर है। ये काम तो क्या होता है, अकाउंटेंट भी कर सकता है, डेली का काम थोड़ा करेगा आपका जो ऑडिटर है ना। अकाउंटेंट भी कर सकता है, कोई अदर ऑफिसर भी कर सकता है ना। इन लोगों को भी अपॉइंट कर सकते हो, खुद बिजनेसमैन भी करता है ये काम, तो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। तो ये दोनों, इससे ये इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, इसलिए रिकॉर्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये सब रिकॉर्डिंग्स है। खुद कंपनी जब डिसाइड करती है कि वॉलंटरीली हमें अपने अकाउंट्स को रिवाइज करवाना, बहुत कम जगह ऐसा होता है कि कंपनी खुद डिसाइड करेगी कि मुझे अपने अकाउंट्स को रिवाइज करवाना है। फिर ये तो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स, हम दो चीज़ें पढ़ने वाले जिसको मैं अलग ही हाईलाइट कर दे रहा हूँ।
एक नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नफरा, एंड सीएसआर। सीएसआर आपने मेरे मुंह से सुना होगा कई बार, अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो नॉर्मल टॉपिक है। ये सब फिर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल ऑडिट, जो आप आगे जाके ऑडिट में भी पढ़ने वाले हैं। इंटरनल ऑडिट, जब कंपनी खुद अपनी ऑडिटिंग करवाती है ऑडिटर्स को अपॉइंट करके, अगर वो ऑडिटर नहीं अपॉइंट करेगी तो फिर ये इन्वॉल्व होता है। कैग पढ़ेंगे अपन डिटेल में, स्टार्ट तो करते पहले। देर इज अ नीड फॉर डिस्क्लोजिंग annual information, financial information to the company, that they must show what they have earned and what they have lost, what they have spent to the shareholder. इनको बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भैया इन्होंने पैसे लगाए है ना, तो किसके द्वारा बताना ज़रूरी है? डायरेक्टर्स के द्वारा। अबाउट द वर्किंग एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। और फाइनेंशियल पोजीशन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू ही पता चलती है। आपकी जो बुक्स हैं, जो आपने बुक्स मेंटेन किए साल भर की, कैश वाउचर्स, आपके क्रेडिट वाउचर्स होते हैं ना, क्रेडिट पे भी तो सामान बेचा जाता है, आपके मेमोज, उन सब की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, जब अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में संभाल के रखते कि नहीं रखते हैं, बस वही पढ़ना है ना। तो क्या लिखा है इसमें? 128 क्या कहता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय कंपनी। डेफिनेटली यही संभाल के रखेंगे, और कौन संभाल के रखेगा साहब? सेक्शन 128, कंपनी शेल प्रिपेयर the books of accounts, the books and other papers, है ना, and the financial statements on accrual basis। accrual basis का मतलब होता है जो चीज़ आपको मिलने वाली है या मिल चुकी है उसी के आधार पर करोगे ना। जैसे बिल रिसीवेबल, बिल पेबल। अब बिल रिसीवेबल मतलब ये पैसा मुझे मिलने वाला है, तो उसी के आधार पर तो आप लिखते हो कि इतना डेबिट होगा, इतना क्रेडिट होगा, या इतनी एसेट आएगी, या इतनी लाइबिलिटी होगी। accrual basis which can receive इन करेंट ईयर, जो आपको मिलने वाला, उसी आधार पर तो बनाते हो ना। बिल्स पेबल, कितना पैसा आपके पास से जाने वाला है या जा रहा है, वाला या जा रहा है, ये होगा। एंड डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री तो चलता नहीं है। कहाँ रखते हैं भैया संभाल के? रजिस्टर्ड ऑफिस या एनी अदर प्लेस। आपको अगर लगता है किसी और जगह सुरक्षित हो सकता है या कन्वीनियंट हो सकता है, इन इंडिया हु डिसाइडेड? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना, विच कैन रिसीव एंड विल रिसीव। रिसीव एंड पेड मतलब दोनों आएगा, सिर्फ मिलने वाला नहीं, जो पैसा आपको जाने वाला है या आने वाला है, एक्रूअल बेसिस। ओपन इंस्पेक्शन, यस, डायरेक्टर्स कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, है ना। और देव क्या उसमें और डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सब्सिडरी पता है ना, इंस्पेक्शन ओनली ऑन द ऑथराइजेशन ऑफ बीओडी, इन्हीं के ऑथराइजेशन पर आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड इंडिया, अब कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी या कोई दूसरी कंपनी जो है ब्रांच है वो इंडिया के बाहर है, तो अब उसकी अगर आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी इन्हीं की रिक्वेस्ट पे आएगी, और किसके रिक्वेस्ट पे आएगी? नहीं। प्रिजर्व फॉर, ये आपको बता चुका हूँ मैं, अगर 2021 का आपका एफएस है, 2021 के बाद से 8 साल तक आपको संभाल कर रखना ही रखना है कम से कम, है ना। ऐसा ही होगा ना, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? फेलियर अगर आप ये नहीं कर पाते तो वही, अब आपको तो पता है, या तो ये होगा आपको, या ये होगा, या दोनों साथ में होंगे। 50,000 से 5 लाख, या फिर 1 साल तक, 1 साल तक, 1 साल तक 20,000। ये चार्ट को बिल्कुल ध्यान रख लेना अपने आधार में, है ना। अक्रूअल बेसिस, जनरल रिक्वायरमेंट क्या है पढ़ने की कोशिश करते हैं। एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट, यार जी साहब बिल्कुल करती है, चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, और अदर रिलेवेंट बुक्स जैसे मैंने वाउचर्स और वो सब बताया। एंड रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। एग्री, यहाँ तक एग्री करते हो? छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, छोटा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन हो, यही सब करते हैं। तो जाके देखो मेडिकल में अभी गए होंगे ना आप लोग सब, हम सब गए कोविड के टाइम पर, रोज के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, कितना इन्वेंट्री है, कौन सी दवाई की जरूरत है, कितना सामान हमने बेचा, एवरीथिंग। यही बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको ट्रू एंड फेयर व्यू बताते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी के ब्रांच ऑफिस भी, कंपनी की जो सब्सिडीज हैं, कंपनी की जो होल्डिंग्स हैं, सबके बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एक्रूअल बेसिस पर, कि क्या आपको मिलने वाला है, क्या आपसे जाने वाला है, जो इस करंट ईयर में जो होने वाला है, जो करंट ईयर है उसके आधार पर। हाँ, और कैसे मेंटेन करना है आपको? डबल एंट्री सिस्टम क्या है। अब ये आपको पूछ सकता है व्हाट इज एक्रूअल बेसिस? इट इज एन अजम्पशन,
आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। जब आप एफएस प्रिपेयर करते हैं ना, तो आप कुछ चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आएगा, क्योंकि बिल रिसीवेबल है, इतना पैसा एक्सपेक्टेड मनी विल रिसीव ना, आने वाला है, ठीक है ना। इसमें रिकॉर्डिंग इनकम एक्सपेंसेस बराबर है कि नहीं बराबर, जो पैसा आएगा या जो हमारे से जाएगा, जो आने वाला है, जो आ चुका जा चुका उसकी बात तो कर नहीं रहा, वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। और डबल एंट्री बुक सिस्टम क्या बोल रहा है, रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन सेट ऑफ अकाउंट्स, अलग अलग अकाउंट्स के नाम पे एवरी ट्रांजेक्शन एज ए डुअल एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट के रूप में उसको रिकॉर्ड करेगा। क्रेडिट मतलब आया, डेबिट मतलब आपके पास से चला गया, है ना। एटलीस्ट 2 अकाउंट्स तो रहेंगे साहब, क्लियर है कि नहीं क्लियर। छोटा सा एक हिंट दे दिया दोनों के नाम पर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिफाइन किया, पूछ सकता है अपने को, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है साहब, और अपने को क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 क्या बोलता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता क्या है, ऑल, हर वो पैसा जो आपको मिला या आपने खर्चा किया, आप मतलब कौन, कंपनी, किन मैटर से रिलेटेड खर्चा किया आपने, कंपनी के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ना, अपने पर्सनल नहीं, जो सेल्स हुई, जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, हमको भी तो खरीदना पड़ता है एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रिटेलर हमको भी तो खरीदना पड़ता है पहले बेचने के लिए, हमको भी सर्विसेज लेनी पड़ती है लोगों की, हमको बैंक की सर्विस लेनी पड़ती है, हमको इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस लेनी पड़ती है, हमको ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की सर्विस लेनी पड़ती है, हमको कम्युनिकेशन की सर्विसेज लेनी पड़ती है। आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स यही तो है, और क्या है। द आइटम्स ऑफ कॉस्ट अंडर सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट भी कराते भैया, स्पेशली फैक्ट्रीज में तो होता ही है। जिन जगहों पर आपका बड़ा खर्च है, लेबर मटेरियल कॉस्ट होता है ना, उसका कॉस्ट निकालते हैं कि नहीं, मशीन्स, कॉस्ट ऑडिट भी होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट करता है, डन बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। बुक एंड पेपर और बुक और पेपर दोनों में अंतर क्या है, ये सब क्वेश्चन आते हैं भैया, ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है दोनों। मतलब या तो हम बुक एंड पेपर बोलेंगे तो उसे आप बुक और भी ले सकते हो, और बुक और पेपर को बुक एंड भी ले सकते हो, यही तो मैं आपको जनरल प्रोसेस में पढ़ाने वाला हूँ इंटरप्रिटेशन में। तो यहाँ हमने एंड लिख दिया ना, दोनों में से कोई एक भी लिखा है तो दोनों को ही एक्सप्लेन करना। एंड का मतलब ये हुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आ गई, आपकी डीड्स आ गए, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके वाउचर्स जो रोजमर्रा में आपका कैश वाउचर्स होते हैं, पैसा आ गया, राइटिंग्स आप जो लिख के रखते हो अपने हाथों से, नहीं कई बार बिल बनाते हैं लोग, ये लिख के रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स, आपके मिनट्स जो मीटिंग में डिस्कस होता है उसका लिखा जोगा, आपके रजिस्टर, ये सब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना। ये आपके बुक एंड पेपर या बुक और पेपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब इसे रखा जाता है मेंटेन, जैसे बोलते हैं बुक एंड पेपर या बुक और पेपर। अब उसे पेपर इसलिए और में ला लिया उसने क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया ना, तो आपने बुक तो किया बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया, ठीक है। अब अगर यहाँ लिखा रहता और इन एनी फिजिकल फॉर्म, तो फिर वो ये बुक ये वाला आ जाता। अच्छा लिखा ही है उसने, पेपर ऑन इन इलेक्ट्रॉनिक, लिखा ही लिखा ही लिखा ही। तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पेपर लिखा है ना, अगर आप दोनों में कर रहे हो रिकॉर्ड, दोनों में, पेपर में भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो पहला वाला आएगा, और दोनों में से किसी एक में कर रहे हो तो बुक और पेपर आएगा। लॉजिक समझा, तो कंपनी बता देती है हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा रखते कहाँ है अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अभी बताया मैंने आपको, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। अरे बोलो यार, अरे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में या एनी अदर ब्रांच, अगर कंपनी को लगता है तो उसके लिए मगर रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है ना। कंपनी के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे करोगे, डायरेक्टर को जहां लगेगा वहां करेंगे, नॉर्मली वो प्रिंसिपल प्लेस में ही करते हैं। डिसीजन लेता कौन है साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और 7 दिन के अंदर फिर उसकी एक कॉपी किधर जाएंगी भाई, आरओसी के पास, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के फॉर्म 5 के साथ, कि हमने कहाँ उसको रखा है। मतलब आपको आरओसी को बताना पड़ता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को कहाँ रखा है, क्योंकि इंस्पेक्शन के लिए कभी भी कोई भी मेंबर या स्टेक होल्डर आ सकता है। तो जिस दिन भी रिकॉर्ड करोगे, मतलब जिस दिन भी सबमिट करोगे, प्रिजर्व करोगे जहां पर भी, तो विद इन 7 डेज आपको आरओसी के पास में इंफॉर्मेशन दे देनी है कि हमने अपने प्रिंसिपल प्लेस में या कहीं और पर अपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको वहां सबमिट कर दिया, रख दिया है। हाँ, ये अलग एक टॉपिक आ गया, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है बेसिकली बहुत सारा जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी के साथ में। अब तो आप जानते हैं, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है।
कंपनी हैज एन ऑप्शन, चेंज करते हैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा मस्त होके पढ़ते हैं यार, इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं भी आपको इस तरीके से और मेहनत कर सकें, है ना। अपना चोबड़ा इसलिए नहीं दिखाने की कोशिश करते कि आपका फोकस इस पर है, और अभी वो दिखाने लायक स्थिति में नहीं है। अ कंपनी हैज एन ऑप्शन ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रिलेवेंट पेपर। ये रिलेवेंट पेपर आपको पता है ना, दुकानों में आप देखते होंगे वो ऐसे किसी नुकीली चीज पर रखते हैं, वाउचर्स होते हैं वो, कि ये पैसा आपको आने वाला है जाने वाला है, छोटे छोटे से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो, या बिल्स होते हैं कोई, वो सब रिलेवेंट पेपर्स में आते हैं। रूल 3 ऑफ कंपनीज रूल 2014। रूल 3 क्या कह रहा है भैया, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप कैसे मेंटेन करोगे, है ना। पहले बात तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड एक्सेसिबल होना, कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल होना, कि जब भी जिस स्टेक होल्डर की नीड पड़े वो जाए और उस पर अकाउंट्स को एक्सेस करे। आगे वर्ड लिख लेना, इट कैन बी एक्सेसिबल बाय एनी स्टेक होल्डर और एनी अदर ऑफिसर। सही है जी। द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द रिकॉर्ड्स टू बी रिटेन कंप्लीटली, रिटेन करना है, कुछ एडिट नहीं करना है। उसमें से जैसे ही रिकॉर्ड की गई है वैसे ही रहने देना है, जो जनरेट किया था आपने, सेंड किया था, रिसीव किया था, या जिस फॉर्मेट में आपको मिली थी। पावर एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सेल के फॉर्मेट में मिली था, एक्सेल के फॉर्मेट में ही रहने देना उसको, लिखा है ना उसमें। ये अपना अपन ने इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, हो गया, क्लियर हो गई। अनअल्टर्ड एंड कंप्लीट, नो होशियारी। द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम ब्रांच ऑफिसेस, कंपनी के बहुत सारे ब्रांच ऑफिसेस होते हैं ना, इसको भी अल्टर नहीं करना है भाई, ये भी उसी मैनर में रखना है जिस तरीके से आपके पास आई थी। आप मतलब कौन रे बाबा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, जो भी ऑफिसर या जो भी कंपनी का जो भी डिपार्टमेंट होगा, आईटी डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप कंपनी का, है ना। आपको सिर्फ रिकॉर्ड करना है, कोड बनाने हैं, मगर होशियारी नहीं। हाँ, द इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिक, ओके, डिस्प्ले करो उसको लेजिबल फॉर्म, मतलब तो रीडेबल फॉर्म में, कि लोगों को समझे। अब अपने यहाँ पर तो रीडेबल लेटर्स में, लेजिबल मतलब जिसे आप पढ़ सकते हैं लेटर्स को, रीडेबल फॉर्म में। हिंदी में कर दो, इंग्लिश में कर दो मतलब। देयर शेल बी अ प्रॉपर सिस्टम, काय में मेंटेन करना है उसको, एक एप्लीकेशन बनाना है, एक पासवर्ड के थ्रू मेंटेन करना है ना, लिखा है। उसका प्रिंट आउट भी निकाल सके हमको जब लगे इनके द्वारा। यही तो लोग तो करते हैं भाई, यही तो मेंटेन करते हैं ऑडिट कमेटी। अब या तो वो इंटरनल ऑडिट वाले, या तो हमारे खुद के ऑडिटर्स होते हैं, या बाहर से कोई अपॉइंट करते हैं, है ना। सच रिकॉर्ड शेल नॉट बी डिस्पोज, ना किसी और को आप बिना पूछे दे दें, ना बेच दें, ना रख दें। और वो अनयूजेबल नहीं रहना चाहिए, यूज आते रहना चाहिए। ओके, हमेशा बैकअप रखो रिकॉर्ड का। बैकअप समझ रहे हैं ना, कि अगर कोई वायरस आ गया या किसी ने हैक कर लिया तो आपके पास में बैकिंग होनी चाहिए, है ना। इंक्लूडिंग एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। कई बार लोग क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स का आउटसाइड इंडिया भी मेंटेन करते हैं, या कई बार आपकी कंपनियां खुद आउटसाइड इंडिया होती है तो उनके रिकॉर्ड्स को भी आप मेंटेन करते हैं। और एनुअल बेसिस पे आपको इन साहब को बताना ही है, फाइल करते वक्त क्या क्या बताना है, किस सर्विस प्रोवाइडर के पास हमने अपने बुक्स। आपको पता है ना, ये कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी जो आपके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है, मतलब ये भी एक आईटी कंपनी है, या ये भी एक, क्योंकि एप्लीकेशन कौन बना के देगा आपको, कोड कौन बना के देगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करके देगा, कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हैं, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो ये काम करके देती हैं। ये सब आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, कहाँ रहता है वो कंपनी, कहाँ की है भैया। और अगर क्लाउड में मेंटेन करते हो, क्लाउड तो आपको पता है, आपने मोबाइल पे देखो प्ले स्टोर में। क्लाउड सिंपल है यार, जो चीज़ इन्फॉर्मेशन मांगो वो क्लाउड आपको छान के देता है उस इन्फॉर्मेशन को। तो क्लाउड होते हैं आप कंपनियों के सर्वर्स, तो वहाँ से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वहाँ आप सेव करके रखते हो अपनी आईडी बना के पासवर्ड के साथ में, कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकते, बट आप बता सकते हो लोगों को निकल के। ये सब एड्रेसेस आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में मत लेना, मगर बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग इस चैप्टर को बहुत डिफिकल्ट लेते हैं, लेंदी लेते हैं, बट अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझेगा ये, मैं लिख के दे रहा हूँ,
बढ़िया समझेगा देखना, आप अच्छे से सुनना मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस, है ना। हम कंप्यूटर से, लैपटॉप से या मोबाइल से जब कुछ भी मांगते हैं तो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग ही तो वो करके देता है इंटरनेट के थ्रू, बराबर है कि नहीं। स्टोरेज करता है हमारी चीज़ों को, नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर को रखता है ना, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होता है। गूगल ड्राइव भी हमारा एक क्लाउड का पार्ट हो सकता है, आप बोल सकते हैं। गूगल ड्राइव होगा ना आपके मोबाइल फोन्स में, वहाँ भी आप चीज़ों को सेव करते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ब्रांच ऑफिस, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया बिल्कुल भाई, हो सकती है, क्या दिक्कत है। अब उसमें दिक्कत ये है कि ब्रांच ऑफिस या तो इंडिया के अंदर भी हो सकता है या इंडिया के बाहर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इट शेल बी डीम्ड टू हैव कि आपको प्रोविजन सब सेक्शन 1 के बुक्स ऑफ, इफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू ट्रांजेक्शंस इफेक्टेड, तो आपको सब सेक्शन 1 फॉलो करना होगा 128(9) का जो अपन ऊपर पढ़ रहे हैं। देखो एक सिंपल है, अगर इंडिया में ब्रांच ऑफिस है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इंडिया के बाहर है तो वहां भी रख सकते हो। अब ये पैराग्राफ को पढ़ना कोर्स है, इसको थोड़ा सा अपन एक काम करके अलग फॉर्म में पढ़ते हैं। कौन सा फॉर्म, ये वाला। एक समराइज रिटर्न भी, समराइज मतलब इतने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इतनी डिटेल होती है तो उसका एक समरी रखो कि कंपनी का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में। केप्ट एंड मेंटेन आउटसाइड इंडिया shall be sent to the registered office at quarterly intervals। आप समझ रहे हो, इंडिया की कोई ब्रांच ऑफिस है बाहर, ध्यान देना, इंडिया का कोई ब्रांच ऑफिस है, फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी इंडिया की एग्जांपल लेते हैं वीडियोकॉन, उसका एक ब्रांच ऑफिस है बाहर। अब वो क्या करेगा, तो बाहर जो उसका ब्रांच ऑफिस है उसको बोलेगा यार एक काम कर, तू पूरी डिटेल्स तो मत भेज क्योंकि तेरे से पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या मांगना, उसका एक समराइज वर्जन भेज हमको, है ना। कहाँ भेज, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, क्वार्टरली भेज, हर 3-3 महीने में। अरे सही है कि नहीं, जिसको हम मेंटेन कर सके कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, और डायरेक्टर कभी भी उसको इंस्पेक्ट कर सके। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ब्रांच ऑफिस से जो मेन ऑफिस है जो इंडिया में है, मेन ऑफिस कहाँ पर है, वो ऑर्डर दे रहा है उनको, या रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं, कि आप अपनी समराइज वर्जन, जिससे हमको पता तो चल जाए कि हमारे ब्रांच ऑफिस की हालत क्या है बाहर, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में क्वार्टरली भेजते जाओ, मतलब इन एवरी 3 मंथ्स, सिंपल, जिससे हम डायरेक्टर को बता सके कि भाई ब्रांच ऑफिस की क्या हालत है। अब देखो 128(3), 128(1) तो ऊपर पढ़े, ये अब क्या, ये छोटा सा सेक्शन है, इट कैन बी आस्क इन द एग्जाम दैट एनी डायरेक्टर। अब एनी डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ सर, कितने डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारे होते हैं साहब। एक होता है फर्स्ट डायरेक्टर जो प्रमोटर ही होता है, एक होता है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, कुछ होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आप समझ रहे हैं, कोई आपका होल टाइम डायरेक्टर जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, है ना। तो बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, तो एनी डायरेक्टर, कोई मैनेजर होता है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स। बुक्स एंड पेपर्स आया है यानी फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एंड दोनों हो सकता है, या दोनों दोनों जगह पर, या दोनों में से आइदर। कब, बिजनेस आवर्स में, रात को 12 बजे तो नहीं जाएगा ना डायरेक्टर, डेफिनेटली बिजनेस आवर्स में जाएगा 11 से 5 या 9 से 7, इस तरीके से कोई भी कर सकता है। नॉमिनेटेड डायरेक्टर भी कर सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रमोटर भी कर सकता है या होल टाइम डायरेक्टर भी कर सकता है, इनमें से कोई भी इंस्पेक्शन कर सकता है। अ पर्सन कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सब्सिडरी ऑफ कंपनी। अगर ऐसा तभी कर पाओगे आप जब डायरेक्टर की परमिशन आपको, या एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, वो कहाँ पर, बोर्ड, उसके लिए बोर्ड मीटिंग में आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सब्सिडरी कंपनी तो सबको पता है, ये छोटा सा सेक्शन है मगर आ सकता है एग्जाम। नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स आर द डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द स्टेक होल्डर्स। इट मे बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स और इट मे बी अपॉइंटेड बाय द क्रेडिटर्स, लिख लेना है। एंड प्रमोटर्स आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स। सेक्शन 128(4), छोटे छोटे सेक्शन है भाव, वो तो ऊपर तो हुआ ही। कंपनी के दूसरे ऑफिसर्स और अदर एम्प्लॉयज भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं साहब, इंस्पेक्शन दे सकती है उनको, है ना। द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज द कंपनी शैल गिव टू द पर्सन मेकिंग सच इंस्पेक्शन। क्या देखो, इनके पास है पूरी जिम्मेदारी इंस्पेक्शन देने की। क्या ये लोग इंस्पेक्शन की अथॉरिटी है क्या इनके पास, तो डायरेक्टर चाहे तो किसी को बोल सकता है, किसी एम्प्लॉय को। नॉर्मली ये लोग खुद से नहीं कर सकते,
है ना। नॉर्मली किसके पास है इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी, ऑथराइजेशन? डायरेक्टर। और डायरेक्टर के पास रोज रोज आएगा तो वो तो इतना छोटा मोटा आदमी नहीं है ना, या हफ्ते में। ये काम वो किसी ऑफिसर या एम्प्लॉय को या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी को, किसी मैनेजर को ट्रांसफर कर देंगे। कोई व्यक्ति अगर आता है, जैसे कोई स्टेक होल्डर आता है, उसको कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर चेक करने हैं तो आप दे दो, आपकी जिम्मेदारी हम दे देते हैं और आपको उनकी मदद भी करनी होगी। अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, मेंटेन आउटसाइड द कंट्री रिक्वायर्ड बाय डायरेक्टर। तो देखो भैया, अब आपको कुछ अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है तो कंट्री के बाहर ही मेंटेन करनी है। सो अब थोड़ा ध्यान देते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। तो डायरेक्टर शेल फर्निश, फर्निश मतलब प्रोवाइड करना, रिक्वेस्ट टू द कंपनी, है ना, रिक्वेस्ट टू द कंपनी सेटिंग आउट फुल डिटेल्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सॉर्ट एंड द पीरियड फॉर विद द इंफॉर्मेशन इज सॉर्ट। सिंपल है यार, डायरेक्टर बोलेगा यार मुझे ना और इंफॉर्मेशन चाहिए डायरेक्टर को जो कंट्री के बाहर मेंटेन की गई है। फॉर एग्जाम्पल वही वीडियो कॉन का एग्जांपल दिया, जैसे रिलायंस का। अब रिलायंस के कोई बड़े डायरेक्टर को जो ब्रांचेस बाहर है या जो उनकी जो वन ऑफ द सब्सिडीज बाहर है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने और कोई ऑर्डर पास किए कि और कोई टेंडर मिलेगा उनको, तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इजाजत दो कि मैं उनसे और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मांग सकूँ। लिखा है, इट कैन बी सॉट, है ना, और कंपनी को वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर? रिक्वेस्ट मिलने के 15 दिन। कौन सी कंपनी? जो बाहर है, जो इंडिया के बाहर है। तो ब्रांच ऑफिस भी हो सकता है ना। इंडिविजुअली ही मंगोगे आप साहब, किसी और के थ्रू नहीं, आप खुद ये काम करोगे, किसी एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव या किसी अटर्नी होल्डर जैसे कि आपका लॉयर है इसके थ्रू नहीं, जो कंट्री के बाहर की बात चल रही है उनकी, आपको खुद ही, इट शुड बी, इट मस्ट बी डन बाय द डायरेक्टर हिमसेल्फ। ठीक है जी, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री। अब भी तो पढ़ाया था मैंने, जिस फाइनेंशियल ईयर के एंड में से लेके अगले 8 साल, तो अब भी पढ़ाया ना यार, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से कम 8 साल तक तो आपको संभाल के पूरी इन्फॉर्मेशन इसको प्रिजर्व करके रखनी। कहाँ रखना है ये भी मैंने बता दिया आपको, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में या किसी और ब्रांच में। अब देखो यहाँ कुछ अच्छी चीजें लिखी, अच्छी चीजें लिखी रहती है तो अपने को ध्यान देना। इन केस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, अब कोई कंपनी ही 8 साल से कम चली या कोई कंपनी को अभी 8 साल हुए नहीं है, तो फिर ठीक है ना, इन केस ऑफ ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड लेस देन 8 years बिफोर द फाइनेंशियल ईयर, the books of accounts for the entire period preceding the financial year together with the vouchers shall be preserved। अब जैसे मैंने 2020 में कंपनी बनाया है ना, और 2023 का एग्जांपल दे, 2023 आ गया तो मेरे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे 2021 के, उसको 2 ही साल तो हुए, तो वो 2 साल को अभी मैं फुल फाइनेंशियल ईयर मानूँ, मतलब फुल पीरियड मानूंगा, 8 साल मान के चलूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 8 साल हुए नहीं है बट अभी 2 साल को ही मैं एक इंपॉर्टेंट फेज मान के चलूंगा, ठीक है ना, जब तक 8 साल हो नहीं जाते। ठीक है, उसमें बोला ना उसने, जितने भी वाउचर्स है सब प्रिजर्व करके रखना। 2021 में जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आने वाले हर साल के सब प्रिजर्व करके रखना है, संभाल के रखना है जब तक 8 साल ना हो जाए। अब जैसे इसके 8 साल किसी और ईयर में होंगे, इसके 8 साल किसी और ईयर में होंगे, इसके 8 साल किसी और ईयर में होंगे। ठीक है, ये तो ये ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं आप इंस्पेक्शन के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी 8 साल से कम, लिखा ना इसमें, देखो क्या लिखा है इसमें, सेक्शन 5 क्या बोलता है, वेयर एन इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी, है ना, रिलेटेड टू इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट। अब जैसे किसी कंपनी के खिलाफ, फॉर एग्जांपल कौन सी कंपनी लेंगे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात करें, कितने साल तक रखना है, जिस दिन फाइल किए उससे, जिस दिन प्रिजर्व किए उससे कितने साल तक, 8 साल। अब अगर आपको ये सब करवाना है, इंस्पेक्शन करवाना है, इंक्वायरी करवानी, कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर वो रिकॉर्ड्स को आप 8 साल से ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं। 8 साल से कम वाला तो इधर आ गया क्योंकि आप कंपनी को चालू हुई है अभी 8 साल नहीं हुए,
समझ में आया? पक्का एक बार रिपीट कर लें सबसेक्शन 5। तो इन्वेस्टिगेशन अगर ऑर्डर की गई है और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगले साल या इसी साल 8 साल खत्म होने वाले, तो हो सकता है उसके बाद आप उसको डिस्पैच कर दो या तहस नहस कर दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे वो बोलेंगे कि कंपनी को बोलो कि अपने रिकॉर्ड्स को 8 साल से ज्यादा प्रिजर्व करके रखे, क्योंकि हमें उसकी इंक्वायरी करनी है। ठीक है साहब? और अगर ये सब नहीं करते आप तो फिर ये सब आएंगे आपके रिस्पॉन्सिबल, आपके पूरे KMP की मैनेजेरियल पर्सोनल। ठीक है? कितना इम्प्रिजनमेंट? 1 साल तक का, 50,000 तक का कम से कम फाइन, एक्सटेंड टू 5 लाख और बोथ। देख लेते हैं, कुछ एक क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। आज अपना आज का इतना पढ़ के हो गया है ना, एक बेसिक के लिए। XYZ wants to maintain its books of accounts on cash basis, कैश फ्लो, रोजमर्रा के आधार पर कितना कैश आया, मतलब कैश का ही रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा मैं, कितना आया कितना गया। इज दिस अ वैलिड एक्ट? 128 में 1 में अपन ने क्या पढ़े थे? एक्रूअल बेसिस वाला पॉइंट पढ़े थे, कैश बेसिस। देखो ना, एवरी कंपनी प्रिपेयर, ये तीनों, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो कैश बेसिस पे करो या डबल एंट्री सिस्टम पे। नो एक्सेप्शन हैज बीन गिवन टू द, अभी तक तो कोई एक्सेप्शन तो पड़े नहीं हो। ठीक है? यानी कैसा? जो मिलने वाला है उसके आधार पर, यानी बिल रिसीवेबल्स और बिल पेबल्स जो एक्सपेक्टेड है, जो आ चुका है उसके आधार पर नहीं। या डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट, सो कैन नॉट मेंटेन। ये कहाँ पढ़े थे अपन ने? ये कहाँ पढ़े हाँ, देखो यहाँ कहीं पढ़े हैं, कहीं तो पढ़े हैं अपन ने। हाँ जी, देखो जो हो चुका है, मिल चुका है, वो नहीं, जो दे चुके, जो आने वाला है, जाने वाला है, उसके आधार पर बनाई जाती है ना। ठीक है? तो कैन नॉट मेंटेन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस, आपको एक्रूअल बेसिस पे भी मेंटेन करना पड़ेगा या डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर। एक्रूअल का मतलब बता दिया, जो एक्सपेक्टेड आपको मिलने वाला है आपके पास से जाने वाला, एक्सपेक्टेड पेड और एक्सपेक्टेड रिसीव। कैश बेसिस पे करेंगे तो क्या बनेगा आपको ही पता है, दिखेगी नहीं सही पिक्चर, है ना? सही पिक्चर दिखेगी नहीं कंपनी, सब छुप जाएगा। अभी आ गए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपकी बैलेंस शीट्स, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सभी आ गए ना। सब चीज़ें मेंटेन हो रही है। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना? इक्विटी में जो चेंज आता है आपके ओनरशिप कैपिटल में, और कोई एक्सप्लेनेटरी अगर नोट्स है आपको जो आप अटैच कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, मतलब एडिशनल पेपर टू द FS। आपने पूरी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक बना ली, मान लो फॉर एग्जांपल 500 पेज की, अब उसके बाद कोई अलग से आप लेटर अटैच करना चाहते हैं तो उस लेटर को हम बोलेंगे एनेक्शर, स्पेशल लेटर्स होते हैं। ठीक है? अभी FS पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ वही सोच रहा हूँ नहीं अभी आज, एक मिनट देखते हैं। चलो अभी तो बेसिक तो कर लो, फिर ये FS पढ़ाएंगे आपको अगले लेक्चर में, और अच्छे से करना। ठीक है? FS के बाद में फिर ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है? चलो टेक केयर, बाय। बताना समझा तो, कोई डाउट आएगा तो मेरे को पूछना।